हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अब यार रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीओसी कैसे चलती है, आइसोमेरिज्म कैसे होती है, क्योंकि उन दोनों के ही एप्लीकेशन से रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होने वाली जीओसी का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के थ्रू ये समझ लेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो मैं तुम्हें आज केवल ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को जीओसी को रिवाइज करना है, तो ये क्लास डेडिकेटेड है केवल जीओसी के रिवीजन पे। बेसिक बेसिक बात करेंगे सारे इंटरमीडिएट्स, बेसिकली जो चार मेन इंटरमीडिएट्स है अपने कौन कौन से, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बिन। इन चारों के बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे और बेंजाइन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाइट्रीन वगैरह के बारे में पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं, हमें अगर जरूरत होगी तो देख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की। हम लोग बात करेंगे बेसिकली किसकी, इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट्स जो हमें पढ़ने हैं वो हमें कौन कौन से इंटरमीडिएट पढ़ने हैं? हमें बेसिकली जो इंटरमीडिएट पढ़ने हैं वो हमें, अगर मैं मार्क कर दूं तो हमें 6 इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो डिटेल में पढ़ने होंगे, जिनमें से 4 ही मेन पढ़ने हैं, बाकी 2 तो ऐसे ही हैं। 4 को देख लेते हैं कौन कौन से 4 हमें पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पढ़ना है, कार्ब एनायन पढ़ना है, फ्री रेडिकल्स पढ़ना है, फ्री रेडिकल्स के बाद हमें पढ़ना है क्या, फ्री रेडिकल के बाद हमें पढ़ना है कार्बीन, कार्बीन के बाद पढ़ना है बेंजाइन, और बेंजाइन के बाद हमें लास्ट में पढ़नी होंगी नाइट्रीन्स, जो कि सिलेबस में नहीं है एज सच, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इन्हें पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, नाइट्रीन्स की रिएक्शन बहुत कम है, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो एक एक करके हम लोग सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। और इंटरमीडिएट पढ़ने से भी पहले जो बात हमें जरूरी पढ़ने के लिए है, मैं मानता हूं कि सब लोग जीओसी आती है और हमें टाइप्स ऑफ एरोज वगैरह पता हैं, तो मैं वो भी बताता चलता हूं। बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं कि टाइप ऑफ एरोज जो हम लोग यूज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में वो तुम्हें ढंग से पता होने चाहिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ एरोज। टाइप्स ऑफ एरोज, टाइप्स ऑफ एरोज में सबसे पहला जो एरो देखते हैं वो, अगर हम ये एरो बनाएं तो इसका मतलब क्या है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एरो रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स, एरो की जगह लिख लेते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लिखते चलना है साथ साथ, जिससे हमें बिल्कुल बढ़िया से आ जाए। जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी बात समझ में अच्छे से है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं। तो रिएक्शन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा हमारा पास क्या एरो है? दूसरा हमारे पास एरो है वो है ये एरो। तो इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। बेसिकली ये क्या है? रिएक्शन मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन मूविंग इन बोथ द डायरेक्शंस, बोथ द डायरेक्शंस। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम इसे कहेंगे क्या, कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का, बेसिकली हम यहां पे लिख दें मूविंग बोथ डायरेक्शन का मतलब कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही इतनी कि रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लैरिटी से समझ में आ गई कि 2 एरो हमने बना लिए। तीसरा एरो जो बनाते हैं, साथ साथ लिखते चलना है भाई। तीसरा एरो जो मैं ये यूज करूंगा कई बारी, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स this represents the resonating structures, resonating structures। ये क्या बता रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बता रहा है
तो ये 3 मेन एरोज हैं जो हम यूज करेंगे। ठीक है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग बात करते हैं अगले तरह के एरो की, जो कि है हमारा ये एरो, जो कि हमारा ये एरो है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां ए लिख लूं, यहां बी लिख लूं, तो इसका मतलब है द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, ये सबको पता है। द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इन सबका यूज होगा यार, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बात भी बताता हुआ चल रहा हूं। और अगर हाफ हेडेड एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। भाई देखो तुम लोग ये ध्यान रखना, तुम्हारे कहने पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और ये तुमने डिमांड की थी इसलिए ये शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे बहुत, और तुम्हें बिल्कुल अपील आएगी लेंथ की पेपर के। ठीक है ना, अब मतलब ये तुम्हें समझ में आएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितनी ज्यादा पढ़ाई जा सकती है, और हम लोग कोटा स्टाइल में कर रहे हैं तो फिर ठीक है उसी में कर लेते हैं। ठीक, अगला एरो कौन सा आ सकता है? अगला जो हमें जरूरत पड़ती है एरो की, वो बेसिकली एरो नहीं है, एक वेज है। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वेज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेज कहते हैं, WEDG, वेज। वेज का मतलब क्या है? वेज का मतलब है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर। अगर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो हम उसे हम क्या कहेंगे? वेज कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट में वेज लगा हुआ है किसी स्ट्रक्चर में, तो वो क्या हो रहा है कि वो एलिमेंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो देख रहा है उसकी तरफ आ रहा है। इसी की तरह से हम डैश का यूज करेंगे। डैश कैसा होगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डैश। डैश का मतलब क्या होगा कि द एटम्स गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, द एटम्स गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, तो इन एरोज की हमें जरूरत पड़ेगी, इन एरोज की हमें जरूरत पड़ेगी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हुए। तो जब मैं एरो लगाऊंगा तो उसका सिग्निफिकेंस वही होगा जो इसे मेन पेज पे लिख लेना, या जो पहला पेज बना रहे हो उस पे इसे लिख के ध्यान रखना हम लोगों को। ठीक है ना, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जीओसी का मेन रोल है यार, वो तो अच्छे से आनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई फायदा है नहीं जीओसी पढ़ने का। मतलब फिर रिएक्शन मैकेनिज्म होगी नहीं तुमसे, तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा, जो बहुत कम्बरसम काम है और मेहनत का काम है। मैकेनिज्म तो ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम लिखना शुरू करो तो हाथ को पता हो रास्ता, तुम्हें लिखनी ना पड़े, वो अपने आप लिख जाए, नेचुरल फ्लो से आनी चाहिए, तब उसे कहते हैं कि तुम्हें ऑर्गेनिक ब्लड में घुल गई है, और तभी मजा आएगा यार पढ़ने में, है ना। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद बात करते हैं, ये नोट डाउन कर ही लिया होगा तुम लोग, तो पॉज करके भी नोट डाउन कर लेते हो। अब आगे बात करते हैं, अगर हम कहें कि हम लोगों के पास में ये एरोज हमें कब लगाने पड़ेंगे, ये एरोज हमें कब लगाने पड़ेंगे, तो ये एरो हमें लगाने कब पड़ेंगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें बॉन्ड क्लीवेज की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? बॉन्ड क्लीवेज की जरूरत होगी। बॉन्ड क्लीवेज हम कब करेंगे? बॉन्ड क्लीवेज हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 होमोलिटिक क्लीवेज, और नंबर 2 जो आती है वो कैसी आती है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? होमो मतलब सेम
और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो अगर एक ही जैसे एलिमेंट है, मान लो ए टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसे या तो हम सनलाइट में रखेंगे, एच न्यू मतलब क्या है सनलाइट, या फिर इसे डेल्टा का मतलब हीट है, इसका मतलब क्या है हीट, और इसका मतलब क्या है सनलाइट है। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। कैसे? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये यहां आ जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, इससे बन जाएगा ए पे आ जाएगा एक रेडिकल, ए पे आ जाएगा एक रेडिकल, प्लस दूसरे ए पे भी एक रेडिकल आ जाएगा। तो इनसे क्या जनरेट हुए, इनसे जनरेट हुए फ्री रेडिकल्स। क्या जनरेट हुए, फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए। तो जब होमोलिसिस हुई, होमोलिसिस का मतलब है बॉन्ड को, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसे सेम तरीके से तोड़ देना, मतलब आधा आधा तोड़ देना, होमो मतलब सेम, तो आधा आधा तोड़ देना, बीच से काट देना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने पे क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास कंपाउंड है ए बी। अब ए बी में तुम ये बताओ कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो अजीब बात है ना कि ए और बी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ए और बी, जब भी देखो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब भी कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा जाता है तो बाय कन्वेंशन हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट में लिखते हैं। तो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो हमने जो बॉन्डेड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसे पूरा उठा के कहां दे दिया, बी पे दे दिया। तो मैंने देखो डबल हेडेड एरो लगाया, उसमें सिंगल हेडेड एरो लगाया, ध्यान से देखना, उसमें सिंगल हेडेड एरो, इसमें डबल हेडेड एरो है। तो इससे जो बना वो बना ए पे प्लस चार्ज आया और यहां पे बी पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे बन गया क्या, ए का बन गया कैटायन और इसका बन गया एनायन। क्या बन गया, कैटायन और एनायन। और इसमें जो सॉल्वेंट है वो मान लेते हैं फिलहाल के लिए पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक, पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, वैसे पोलर ले लेते हैं। नॉन पोलर में कैटायंस बनना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं बनते, लेकिन पोलर में तो आसानी से बन जाते हैं। पोलर प्रोटिक में भी और पोलर एप्रोटिक में भी बन जाते हैं। वो डिफरेंस हम लोग बाद में आगे चल के जब रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में करेंगे तो पढ़ेंगे। तो हमने तीन अपने क्या बना लिए, बॉन्ड क्लीवेज से तीन हमने इंटरमीडिएट्स बना पाए। कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कैटायन, एनायन और रेडिकल्स। ठीक है। अब जब ऑर्गेनिक में हम लोगों को इंटरमीडिएट्स को पढ़ना था तो हमने 5 इंटरमीडिएट पढ़ने थे। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो क्या है, वो हमें कार्बोकैटायन पढ़ना है। अब मैं ये मान रहा हूं कि तुमने अगर जीओसी पढ़ रखी है तो तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट अच्छे से आते होंगे। एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब तुम्हें पहले से पता है, तुमने जीओसी वाले वीडियोस देख रखे हैं। अगर नहीं देख रखे हैं तो अध्याय वैसे से वो देखना जरूरी है। ठीक है, उन वीडियोस को देख लो यार। मैं इसमें आगे पे बात कर रहा हूं, तो बस मैं कार्बोकैटायन से शुरू करता हूं कि एक एक करके चारों इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लें। तो पहले लिखते हैं कि कार्बोकैटायन होता क्या है। पहले लिख देते हैं कार्बोकैटायन होता क्या है। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन अगर मैं सिंपल लूं तो कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, तो मैंने CH3 प्लस ले लिया। ठीक, CH3 पे प्लस चार्ज लगाया तो मैं ये कह सकता हूं कि CH3 पे प्लस चार्ज लगाने का मतलब क्या है। CH3 पे प्लस चार्ज लगाने का मतलब यह है कि हम पॉइंटर अगर बना के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहली बात क्या लिखें कि इस पे कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। कैसे है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, सब पे कैसा होगा, चार्ज आएगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ये बताओगे भाई सब लोग। कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज क्या आ जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp2। भाई कार्बन पे क्या है, यहां पे देखो, अच्छा कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास थे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस लग गया यानी कि 3 बचे, तो 3 बॉन्ड पेयर बचे इसके पास। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। sp2 आ गया और इसकी शेप कैसी आ गई, शेप कैसी होगी,
शेप होगी प्लेनर। शेप कैसी होगी? प्लेनर होगी। शेप कैसी होगी? प्लेनर होगी। शेप प्लेनर आ गई तो प्लेनर शेप का फायदा क्या है? प्लेनर शेप का फायदा यह है कि कार्बोकैटायन अगर एक प्लेन में आ गया, कार्बोकैटायन ऐसा हो गया एक प्लेन में, ठीक, अगर प्लेन में आ गया तो हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को ऊपर से भी अटैक करा सकते हैं और कार्बोकैटायन को नीचे से भी अटैक करा सकते हैं। बोलो भाई, करा सकते हैं कि नहीं? कार्बोकैटायन अगर प्लेनर स्पेशी है तो कोई चीज पे ऊपर से भी अटैक कर सकती है और इस पे कोई चीज नीचे से भी अटैक कर सकती है, कर सकती है। तो लिख लेते हैं, इट कैन बी अटैक्ड, it can be attacked from above the plane as well as below the plane, below the plane। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बोकैटायन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं प्लेन के और प्लेन के नीचे से भी अटैक किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई कार्बोकैटायन की। तो आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया, और इसके आगे की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, कि कार्बोकैटायन पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस पे कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो लिख लें, इट विल बी, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे अटैक किया जा सकता है प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से। अब ये तो हो गई कार्बोकैटायन की बात। अब कार्बोकैटायन पे अटैक करने वाली स्पीशी कौन सी हो सकती है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है। निगेटिव चार्ज, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं अटैक। तो ये 4 चीजें मेनली कार्बोकैटायन पे अटैक कर सकती हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और यार बताना जरूर, अब मैं तो खड़े होकर भी पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करके कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लोगों तक पहुंचानी है बात हम लोगों की, है ना। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय क्या होगा, लिख लेते हैं, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल लिखेंगे। स्टेबिलिटी को उठा के यहां रख लेते हैं, ओह पूरे को उठाना पड़ेगा, बिगाड़ ही लेते हैं यहां से यार। स्टेबिलिटी को यहां लिख लेते हैं कि स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट, विल बी प्रोपोर्शनल होगी प्लस एम इफेक्ट के, विल बी प्रोपोर्शनल होगी प्लस एच इफेक्ट के। और ये उम्मीद रखते हैं कि इफेक्ट सारे हम लोगों के पढ़े हुए हैं और तुम उन्हें अच्छे से कर लोगे। बोलोगे तो जीओसी भी बोर्ड पे पढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहले से पढ़ा रखी है यार, वहीं से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अपना टाइम अभी हम लोग बचा लेते हैं और यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखेंगे 1/-आई इफेक्ट, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एच इफेक्ट के, माइनस एच के, ठीक है। माइनस एच की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं। तो हमें यह पता लग गया कि कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होता है। कार्बोकैटायन प्लस आई से स्टेबल होगा, प्लस एम से स्टेबल होगा, प्लस एच से स्टेबल होगा, माइनस आई, माइनस एम और माइनस एच से कैसा होगा, डी स्टेबलाइज होगा। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक।
तो ये तो बात हो गई कार्बोकेटाइन की। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कार्ब एनाइन की भी बात कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक लिख लेते हैं कार्ब एनाइन। तो लिख लेते हैं कार्ब एनाइन, हेडिंग डाल लेते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन में क्या होगा? कार्ब एनाइन में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके लिए भी हम लोग वही पॉइंटर लिखेंगे जो कार्बोकेटाइन के लिए लिखे थे। फटाफट लिख लेते हैं क्या कि इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज्ड। यार राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, राइटिंग और इंप्रूव करूंगा, अभी प्रैक्टिस कम है मेरी बोर्ड पे लिखने की ना। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी कितना होगा? sp3। sp3 क्यों होगा? क्योंकि कार्बन से हमने क्या जोड़े? 3 हाइड्रोजन जोड़े और एक नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इस कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर वाली कहानी बना दे रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर से स्टेरिक नंबर कितना आ गया? जो स्टेरिक नंबर है वो कितना आ गया? स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3, ठीक। और शेप कैसी होगी? शेप हो जाएगी पिरामिडल। शेप कैसी आ जाएगी? शेप आ जाएगी पिरामिडल। शेप कैसी आ गई? पिरामिडल आ गई। अगर कार्बोनाइन रेजोनेंस कर रहा होता है तो उस टाइम पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कितना लिखते हैं? psp2 लिखते हैं। लिख लेते हैं, यहां पे एक लाइन में ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि इफ द एनायन अंडरगो resonance then its hybridization will be psp2। psp2 क्या हो जाएगा? psp2 हो जाएगा। उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? psp2 हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना psp2 कैसे होगा, हम लोग जब अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। ये कहानियां तो बहुत लंबी चलने वाली हैं, डिटेल में होगी डिस्कस। तो शेप पता लग गई हमें, नेगेटिवली चार्ज पता लग गया, और जब भी रेजोनेंस करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि जब भी ये रेजोनेंस में होगा तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब ये रेजोनेंस में होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन psp2 हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कैसा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? psp2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यार? अब अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो इट इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सिस्टम। तो ये बेसिकली कैसे एक्ट करेगा? इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल या बेस, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इस बारे में बात हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी की, ठीक है। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। अगर लिखनी हो में तो स्टेबिलिटी कैसे लिखेंगे? स्टेबिलिटी वाली बात को ध्यान से देखेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी, अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन तो
इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नहीं है और यार इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। तो कार्बन ना तो पॉजिटिव चार्ज बियर करना चाहता है ना नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहता है। अगर दोनों ही चार्ज बियर नहीं करना चाहता है तो नेगेटिव चार्ज जो कम करेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी किसके, माइनस आई इफेक्ट के, प्रोपोर्शनल होगी माइनस एम इफेक्ट के, प्रोपोर्शनल होगी माइनस एच इफेक्ट के, और स्टेबिलिटी फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा गड़बड़ हो गई कुछ। तो स्टेबिलिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी वो प्लस आई की आएगी, ठीक, और किसकी आएगी, प्लस एम की आएगी और प्लस एच की आएगी। ठीक, तो कार्बन आयन की बात भी हो गई यहाँ पे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे आ रही है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई प्लस एच और प्लस एम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी और माइनस आई माइनस एम और माइनस एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल आराम से नोट करते चलो, साथ साथ एक बढ़िया मोटी कॉपी बनाना क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखवाना है मेरे को। मैं भी लिखूंगा, तुम भी लिखोगे यार, मेहनत करेंगे तभी तो सेलेक्ट होंगे और हम लोग सेलेक्ट होके रहेंगे यार, है ना। बिल्कुल होंगे, कमेंट करके जल्दी बताओ कि ये ऐसा अच्छा लग रहा है कि बैठ के पढ़ाऊं यार, है ना। बोलो, बता देना यार मेरे को, तभी फिर आगे बात हो पाएगी। चलो अब आगे बात करते हैं। अगला इंटरमीडिएट जो हमें पढ़ना है, अगला इंटरमीडिएट क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा फ्री रेडिकल। क्या है, क्या है, फ्री रेडिकल। यार अभी बोर्ड चलाना सीख रहा हूं मैं, है ना। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल में कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें भी पॉइंटर लिखने पड़ेंगे हमें, क्या, कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल स्पीशीज है। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो इसके केस में, हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल लिख देते हैं, हमेशा नहीं होगा, जब चेंज होगा तो बताऊंगा कैसे चेंज होता है। इन जनरल क्या होगा, CH3 रेडिकल का, या इन जनरल क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इन जनरल क्या होगा, sp2 होगा। तो इट कैन बी अटैक्ड फ्रॉम टॉप एज वेल एज द बॉटम। तो ये प्लेनर हो गया, शेप कैसी आ गई इसकी, प्लेनर आ गई। शेप कैसी हो गई, शेप हो गई प्लेनर। और प्लेनर होने का मतलब है इट कैन बी अटैक्ड फ्रॉम द टॉप एज वेल एज बॉटम। लिख देते हैं, इट कैन बी अटैक्ड, इट कैन बी अटैक्ड लिखना है, इट कैन बी अटैक्ड फ्रॉम द टॉप as well as from the bottom। तो दोनों तरफ से इसे अटैक करा सकते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी चेंज होगी। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, आसान रहेगी बात। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे कि ये हम प्लेन के ऊपर से भी अटैक करा सकते हैं और प्लेन के नीचे से भी अटैक करा सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीशी कैसी है, प्लेनर है, और प्लेनर होने के नाते इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक करा सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या एफिशिएंट है, ये बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या एफिशिएंट है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब डेफिशिएंट बोलोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल लगना चाहिए। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोफाइल उन स्पीसीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेती हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है।
लेकिन ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ले लेगा किसी से तो 9 हो जाएंगे ना, तो कार्बन का ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। तो ये इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत तो है लेकिन ले नहीं सकते। जैसे हम सारे लोग गरीब लोग हैं, अमीर तो नहीं है, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते ना, कि हम लोगों के दरवाजे खड़खड़ा के भीख मांगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हम लोग पुअर तो हैं लेकिन हम भिखारी नहीं है। मैं भिखारी, आई एम नॉट डिमीमिंग भिखारी और वो कुछ भी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे हो ना बात, कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं सकता। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है ना कि इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो इसके बारे में लिख लेते हैं भाई कि ये क्या है, ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज as it has 7 electrons। ठीक, सो अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो, इट इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, बट इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, बट इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन पसंद तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी प्लस एम से प्लस आई से इंक्रीज करेगी। इनफैक्ट रेजोनेंस से हमेशा हमेशा चाहे प्लस एम लग रहा हो या माइनस एम लग रहा हो, दोनों से ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अपने कोर्स के सिलेबस के दायरे में रह के मैं कह दूं तो कहूंगा कि प्लस एम से बढ़ती है और माइनस एम से कम लिख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम लिखें तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे लिखेंगे, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात हम कैसे करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑफ फ्री रेडिकल जो होगी प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के, प्रोपोर्शनल होगी प्लस एम इफेक्ट के, प्रोपोर्शनल होगी प्लस एच इफेक्ट के। ठीक, और मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिख रहा हूं केवल माइनस आई इफेक्ट। ठीक, ठीक, तो ये स्टेबिलिटी वाली बात भी ध्यान रखेंगे, माइनस एम से स्टेबिलिटी घटती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस करने से हमेशा डिलोकलाइजेशन से बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक, ठीक, अब चाहे वो हेमंड्स पोस्टुलेट तुमने पढ़े हो या कर्टन हेमंड प्रिंसिपल पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है इन दोनों के बारे में तो पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्टंट मारने के लिए मैं भी पढ़ा सकता हूं इन्हें, लेकिन वो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तुम्हारे पढ़ा ऐसा रहा हूं यार जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो, मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को अपने को प्रूव नहीं करना, मेरे को तुम्हें सेलेक्ट कराना है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो, तुम्हारे कोर्स की बाउंड्री की, जेई की बाउंड्री में रह के पढ़ा रहा हूं, मास्टर्स लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हर किसी को ये लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो ज्यादा सेलेक्ट होऊंगा। अरे यार, कंसाइज पढ़ना होता है। तुम्हें केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ानी बड़े होके, तुम्हें तो अपना पढ़ना है ना यार। और अपना पढ़ने के लिए क्या करोगे, अपना पढ़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, अपना पढ़ने के लिए तो हम यही करेंगे ना भाई कि हम उतना पढ़ें जिससे जेई में हमारे नंबर मैक्सिमम आए। तो हमारा टारगेट ऐसे ये है कि ऑर्गेनिक के मेंस और एडवांस के हम लोग सारे क्वेश्चन सही करके 100% ऑर्गेनिक का अचीव कर लें इस कोर्स के थ्रू। ठीक, कि रिएक्शन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बाद बात आती है कार्बीन की। फ्री रेडिकल के बाद बात आती है किसकी, कार्बीन की। कार्बीन कैसे बनती है, जब जरूरत होगी तो हम लोग बनाएंगे, जब कार्बीन की रिएक्शन करेंगे तब बनाएंगे। लेकिन कार्बीन के पास जो कार्बन के पास CH2 है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टार अपना कहाँ गया यार, स्टार ही बना लेते हैं, ये क्यों बनाएंगे, है ना। तो इसमें हम लिखें कि इट इज
अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कैसा है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती है कार्बीन। कौन कौन सी? सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, ये दो तरह की कार्बीन होती है। ठीक, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन होती क्या है, तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले ये नोट कर लो। ठीक, सिंगलेट कार्बीन क्या होती है इस बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, और यार रेडिकल के बारे में एक बात रह गई। रेडिकल के बारे में एक बात और लिख दूं क्या मैं? रेडिकल के बारे में यहां लिख देता हूं एक बात छोटी सी। एक बात यहां रह गई, यहां पे लिख लेते हैं रेडिकल के बारे में। रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय, रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन। रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन, ये बात लिख देता हूं कि रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय, आर ट्रैप्ड by O2, that's why it is called radical scavenger। स्कैवेंजर जो होता है वो क्या करता है? वो पकड़ लेता है बेसिकली। स्कैवेंजर जो खत्म कर दे आखिरी चीज को। जैसे तुमने कुछ स्कैवेंजर्स का नाम सुना होगा। कोई स्कैवेंजर का नाम सुना है? अगर सुना है तो बताओ भाई, कौन से स्कैवेंजर का नाम सुना है? अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो तुमने हनी बैजर का नाम सुना होगा। हनी बैजर, जिसे कब्र बिज्जू भी कहते हैं, वो क्या करता है? कब्र खोद के हड्डियां खा जाता। तो वो स्कैवेंजर है। बहुत ताकतवर तो नहीं होता लेकिन बहुत एग्रेसिव होता, वो शेर से लड़ लेता है। तो ये बेवकूफ होता है लेकिन लड़ लेता है इस शेर से। ठीक, तो रेडिकल स्कैवेंजर है। ठीक, कार्बीन दो तरह की होती है। कार्बीन के बारे में बात करते हैं। कार्बीन दो तरह की है। कौन कौन सी? सिंगलेट कार्बीन है हमारे पास में, और कार्बीन कैसी है? ट्रिपलेट कार्बीन है। सिंगलेट कार्बीन जो है उसे सिंगलेट क्यों कहते हैं? सिंगलेट कार्बीन के लिए हम टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं। सिंगलेट कार्बन पहले बना देता हूं। सिंगलेट कार्बन में क्या होगा कि कार्बन के साथ दो बॉन्ड होंगे और दो ऑर्बिटल जो खाली बच गए उसमें एक में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा और एक खाली होगा। ये सिंगलेट कार्बन है। और ट्रिपलेट कार्बन में दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब इसमें नाम सिंगल और ट्रिपल कहां से आया? कोई कमेंट करके बताना जरा कि नाम सिंगल और ट्रिपल कैसे आया इनका। नाम सिंगल और ट्रिपल ऐसे आया इनका कि हम लोग टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 कैपिटल S प्लस 1, वेयर कैपिटल S इज S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। सारी स्पिन्स का सम कर देंगे। ठीक, तो अगर सिंगलेट कार्बन के लिए देखेंगे तो 2S की वैल्यू कितनी आ गई? S की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ आई, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ आई, प्लस 1। तो ये आंसर आ गया 1। 1 का मतलब सिंगलेट। याद रखने में आसानी होगी। पहले से कितने लोगों को ये पता थी, ये बात बताना जरा। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्या हुआ? एक में पॉजिटिव स्पिन आई, एक में नेगेटिव स्पिन आई, तो ये सिंगलेट हो गई। ट्रिपलेट में क्या होगा? टोटल स्पिन अगर इसकी काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? टोटल स्पिन इसकी काउंट करोगे तो आ जाएगी 2S प्लस 1, और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स 1/2 प्लस 1/2, दोनों सेम स्पिन के होंगे, प्लस 1, तो यहां पे आ जाएगा 3। ठीक, ये फॉर्मूला अलग रखना है ना, ये S की वैल्यू है इसके लिए। तो ये हो जाएगी ट्रिपलेट। ये क्या हो गई? ट्रिपलेट हो गई। तो ये बात पहले से बताना कि कितने लोगों को पहले से पता थी। ठीक, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में जो सिंगलेट कार्बीन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, और ये जो है वो रेडिकल स्कैवेंजर की तरह भी काम करेगी। मतलब ये ट्रिपलेट कार्बीन है वो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेडिकल रिएक्शन देगी, रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करेगी, और ये हमारी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकती है। इन दोनों में
स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा है ट्रिपलेट कार्बन की, सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक, तो ये बात हो गई, ध्यान से नोट कर लो इसे, आराम से पॉज करके वीडियो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कार्बीन के बाद कार्बीन की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर CCl2 कार्बीन का बन जाता है और CF2 कार्बीन का बनता है, तो उसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट में तुम्हें स्टेबिलिटी निकालने के लिए आएगी। वो हम लोग जब कार्बीन को डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फॉर्म करते हैं तो वहीं पे कार्बीन की स्टेबिलिटी भी कर लेंगे, अभी फिलहाल उसे नहीं छेड़ते हैं। अब अगला जो लास्ट रेडिकल हमें लास्ट इंटरमीडिएट पढ़ना है वो पढ़ना है बेंजाइन। जो लास्ट पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है? बेंजाइन। बेंजाइन के बारे में हमें जो पढ़ना है वो बेंजाइन का स्ट्रक्चर है। बेंजाइन का स्ट्रक्चर हमें मेन पढ़ना है। हमें ये बता दो कि बेंजाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो बेंजाइन में जब काउंट करेंगे तो बेंजाइन में 10 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, 10 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। जो चौथा पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, बेसिकली ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का इंटरेक्शन दिख रहा है, ये वाला। ये क्या है? दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। तो ये पाई बॉन्ड नहीं है। सोचो अगर पाई बॉन्ड होता और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो जाता इस कार्बन पे, अगर कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता तो गड़बड़ हो जाती यार, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होता? sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल चाहिए होता 180, जो रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो चौथा पाई बॉन्ड दिख रहा है ये एक्चुअल पाई बॉन्ड नहीं है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और बेंजाइन की भी हम लोगों को कुछ मैकेनिज्म पढ़नी है, तो बेंजाइन को भी हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन और कार्बीन, इन सबको देख लिया, बेसिक बेसिक बात। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरोज भी देख लिए। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग जब कहानी शुरू करेंगे अपनी इंटरमीडिएट्स की और स्टेबिलिटी की, तो हम लोग बात करना शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की फ्री रेडिकल रिएक्शन से। तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट पढ़ना है वो हम लोगों को फ्री रेडिकल पढ़ना है, क्योंकि एल्केन्स की रिएक्शन पढ़नी होती है। तो फ्री रेडिकल से कहानी हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और ये कमेंट करके जरूर बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। कोई कमेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, करके बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। वी विल डू दैट। थैंक यू वेरी मच।